नमस्कार। बाल मजदूरी 14 या उससे कम उम्र की आयु के वे बच्चे जिनसे शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा डालने वाले कार्य कराए जाते हैं वे बाल मजदूर कहलाते हैं और इसी प्रक्रिया को हम बाल मजदूरी कहते हैं। अब हम इसके कारण समझते हैं कि आखिर क्यों बाल मजदूरी इतना ज़्यादा गंभीर मुद्दा है और क्यों ये इतना ज़्यादा फैला हुआ है हर क्षेत्र में। सबसे पहले गरीबी इसका मुख्य कारण है। दूसरा, माता पिता का अज्ञानी होना। तीसरा, बच्चों को शिक्षा सही प्रकार से ना मिल पाना। चौथा, कमजोर व्यवसायिक शिक्षा। पांचवा, माता पिता का बेरोजगार होना। छठा, अधिकारियों द्वारा जागरूकता की कमी। सातवां, बड़ा परिवार या फिर बड़ी संख्या वाला परिवार होना। आठवां, सरकार द्वारा कानून का कार्यान्वयन ठीक प्रकार से ना हो पाना। इन सब में से गरीबी सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाती है। यह गरीबी छोटे छोटे मासूम बच्चों को बाल मजदूरी की ओर ढकेलती है और वह छोटे बच्चे न केवल उनके माता पिता का भविष्य है बल्कि वह इस देश का भविष्य है। और जिस उम्र में उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए उस उम्र में वे बाल मजदूरी कर रहे हैं, वह बाल मजदूरी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और ये सिलसिला यही नहीं थमता। जब वे बाल मजदूरी की ओर बढ़ते हैं तब उन्हें उसमें कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, गलत व्यवहार, इतनी सी उम्र में यौन शोषण का सामना करना पड़ता है, खासकर छोटी बच्चियों को। और यह सिलसिला यही नहीं थमता। आगे चल के वे बच्चे जब जवान हो जाते हैं वे अपराध की ओर अग्रसर हो जाते हैं और यह देश को बहुत हद तक हानि पहुंचाता है। इसलिए अगर हम उन्हें शुरुआत में ही रोक लें, शुरुआत में ही उन्हें बाल मजदूरी की ओर जाने से रोक लें, तो हम इस देश का भविष्य कई हद तक सुधार सकते हैं। बहुत सही प्रश्न है कि आखिर क्यों सरकार बाल मजदूरी पर पूर्ण रूप से रोक नहीं लगाती। सबसे पहले ये सवाल उठाने से पहले हमें ध्यान में रखना चाहिए अपने देश की गरीबी को। इसलिए अगर सरकार बाल मजदूरी पर पूर्ण रूप से रोक लगाती है तो इससे हमारे देश को बहुत हद तक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। गरीबी, भूखमरी के कारण मृत्यु संख्या बढ़ सकती है। इसी के साथ साथ अपराध और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसलिए सरकार इस पर पूर्ण रूप से रोक नहीं लगाती बल्कि इस पर नियंत्रण पाने का प्रयास करती है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर हम जानते हैं कि शराब हमारी सेहत के लिए हानिकारक है और हम ये भी जानते हैं कि इसका कितना ज़्यादा हमारे शरीर पर असर पड़ता है और सरकार भी ये जानती है कि शराब कितनी हानिकारक है, पर फिर भी वे उस पर रोक नहीं लगाती। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर सरकार ने शराब पर रोक लगा दिया तो लोग इसे गैर कानूनी तरीके से बेचना चालू कर देंगे, जिसमें जहरीली शराब भी हो सकती है और वह जहरीली शराब लोगों को मृत्यु की ओर अग्रसर कर सकती है। इसलिए सरकार इस पर पूर्ण रूप से रोक लगाने की जगह इस पर नियंत्रण पाने की कोशिश करती है, जैसे कि शराब के दाम बढ़ा देना, उस पर कर बढ़ा देना। ऐसे करते करते शराब और उसकी दुकानों पर नियंत्रण रखती है, जिससे जो भी व्यापार हो वह सरकार के अंतर्गत हो और उन्हें पता रहे कि कहाँ कितना व्यापार हो रहा है। इसीलिए बाल मजदूरी पर पूर्ण रूप से रोक लगाने की जगह सरकार ने उस पर नियंत्रण पाने के कई प्रयास किए हैं। इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई तरह के अधिनियम जारी किए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है बाल और किशोर श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम 1986। भारत के संसद और श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 23 दिसंबर को बनाया गया एक अधिनियम है जो कि हमें बताता है कि किन क्षेत्रों में बाल मजदूरी की गुंजाइश है और किन में नहीं। इस अधिनियम में 29 जुलाई 2016 में राष्ट्रपति की सहमति से कुछ संशोधन लागू किए गए, जो कि बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 कहलाया। 1974 की राष्ट्र नीति के तहत 14 से कम उम्र की आयु के बच्चों पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाती है इस अधिनियम के अंतर्गत, और उन पर पूर्ण रूप से रोक लगाई जाती है कि वह किसी भी खतरनाक कार्यस्थल में काम ना करें, जो कि बाद में 14 से 18 उम्र की आयु के बच्चों पर भी लागू किया गया।
उदाहरण के तौर पर माचिस के कारखाने। इससे संबंधित 1996 में तमिलनाडु में एक मामला सामने आया जो कि MC मेहता वर्सेस द स्टेट ऑफ तमिलनाडु के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें बच्चों को बहुत समय तक कार्य कराया जाता था और जो कि उनके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। ऐसे ही कई उदाहरण हैं, जैसे कि प्लास्टिक के कारखाने, पटाखे, जरी, कारपेट, गाड़ियों के कारखाने आदि। और इस पर अधिनियम लागू किए। सरकार ने उनके स्वास्थ्य पर, उन पर हो रहे अत्याचारों पर, उनके साथ हो रहा गलत व्यवहार पर, उत्पीड़न, शारीरिक, मानसिक, यौन शोषण आदि पर कई तरह के अधिनियम जारी किए, कई तरह के अनुच्छेद जारी किए, जिससे वे बाल मजदूरी को रोक सकें और इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 45 दोनों ही छात्रों की शिक्षा से संबंधित हैं। अनुच्छेद 21A को मौलिक अधिकार के रूप में आश्वासन दिया गया है, लेकिन अनुच्छेद 45 राजनीति का प्रत्यक्ष सिद्धांत है। अनुच्छेद 21A यह प्रदान करता है कि राज्य 6 से 14 उम्र की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करे। दूसरी ओर अनुच्छेद 45 में यह प्रावधान है कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा और उनको देखभाल प्रदान करने का प्रयास करे। 6 से 14 उम्र की आयु के बच्चे को यदि अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान न की जा रही हो तो इसके तहत व्यक्ति अनुच्छेद 21A के अंतर्गत अदालत जा सकता है, जबकि अनुच्छेद 45 में ऐसा नहीं है। यदि 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा और उसकी देखभाल प्रदान नहीं की जा रही है तो राज्य के खिलाफ कोई भी न्यायालय नहीं जा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 45 एक निर्देशात्मक राजनीति है। कोविड-19 की वजह से बाल मजदूरी में कई हद तक बढ़ोतरी देखी गई है और इसका असर लंबे समय तक रह सकता है। कुछ दशकों से बाल मजदूरी में गिरावट आई है, लेकिन आज भी भारत में 1 करोड़ से ज्यादा आबादी बाल मजदूरों की है। भारत में हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड जैसे कई ऐसे प्रदेश हैं जिनमें बाल मजदूरी बहुत उच्च स्थान पर है और इसलिए हम देख सकते हैं कि ऐसे प्रदेशों में शिक्षा का स्थान कितना नीचे है और युवा पीढ़ी कितनी बर्बाद है। अब हम इसके समाधान पर आते हैं कि इसके समाधान क्या क्या है। सबसे पहले धनहीन परिवारों को नियमित रूप से रोजगार प्रदान कराया जाए जिससे गरीबी मिटे। दूसरा, बच्चों को नियमित रूप से शिक्षा प्रदान की जाए, शिक्षा स्तर बढ़ाया जाए और शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाए, जो कि हम नई शिक्षा नीति में देख सकते हैं। तीसरा, अनुच्छेद 47 के तहत ये सरकार का दायित्व है कि वे नियमित रूप से गरीबों के खान पान और उनकी देखभाल का ख्याल रखें। आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी कई योजना बनाई गई जिनका गरीब लाभ उठा सकता है। चौथा, गरीबों को स्थानीय कारखानों की ओर प्रोत्साहन दिया जाए और उनके रोजगार का नियमित रूप से ख्याल रखा जाए। पांचवा, सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पूर्ण रूप से पालन किया जाए और उसमें कोई भी कमी ना आए, इस पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। छठा, परिवारों को जनसंख्या आदि संबंधित ऐसे कई गंभीर विषयों पर शिक्षा प्रदान की जाए। अंत में हमारा भी दायित्व बनता है कि हम इन बच्चों और उन परिवारों की मदद करें जो इससे गुजर रहे हैं और इस विषय पर चुप्पी ना साधें बल्कि अपनी आवाज़ उठाएं और ऐसे बच्चों और ऐसे परिवारों को इस पीड़ा से निकालें और उनकी पूर्ण रूप से सहायता करें, उनको रोजगार दिलवाएं, उनको शिक्षा प्रदान करवाएं और सरकार से भी अनुरोध करें कि वे भी पूर्ण रूप से उनकी सहायता करें और इस पीड़ा से हमारे देश और उन बच्चों को निकालें और अपने देश को प्रगति की ओर अग्रसर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।